सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022। आज की क्लास में हम बीए सेकंड सेमेस्टर जो कि 2022 में आप लोगों का पेपर हुआ था एमसीक्यू फॉर्म में, आज की क्लास में हम 2022 के होम साइंस के पेपर को देखेंगे जो कि मेजर प्रश्न पत्र है होम साइंस का, और जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज की क्लास में हम होम साइंस के पेपर को देखेंगे जो कि मेजर प्रश्न पत्र है और जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें हम देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और इसमें कितना समय आपको दिया गया था प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, और कितने प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्नों के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए थे। और चलिए देख लेते हैं किस टाइप के ऑप्शंस आपसे पूछे गए थे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देख लेते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 होम साइंस पेपर फर्स्ट मेजर इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। जो बुकलेट सीरीज मेरे पास है वो बुकलेट सीरीज डी है। ये बुकलेट सीरीज आपकी डी है। समय इसमें दिया गया था आपको 1.5 घंटे और अधिकतम अंक 75 है और इसमें प्रश्न भी 75 पूछे गए हैं और इसमें एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया था और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। और यहाँ पे अनुक्रमांक अंकों में लिखना था और इसके बाद नीचे वाले कॉलम में अनुक्रमांक शब्दों में लिखना था और इनरोलमेंट नंबर आपका फिगर में लिखना था। फिगर का मतलब अंकों में लिखना था और कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखना था और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं या फिर जब आपको बुकलेट मिलेगा तो आप पढ़ लेना। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके पूछे गए थे। और इसके साथ ही हम आपको ये बता दें कि ये तो 2022 का है होम साइंस का एमएस सेकंड सेमेस्टर का मेजर प्रश्न पत्र, और इसके बाद वाली क्लास में हम 2023 का जो प्रश्न पत्र आया था उसको भी देख लेंगे। ये 2023 का भी प्रश्न पत्र है मेरे पास होम साइंस का मेजर प्रश्न पत्र, जो 2023 में जो एमसीक्यू फॉर्म में आपसे प्रश्न पूछे गए थे इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको किसी दूसरे दिन क्लास में देखेंगे जो कि बुकलेट सीरीज आपकी सी है। तो आज की क्लास में हम 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ था होम साइंस का बीए सेकंड सेमेस्टर का मेजर प्रश्न पत्र इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट उसको देखेंगे और जो बुकलेट सीरीज है वो डी है। तो चलिए हम प्रश्नों को देख लेते हैं और उसमें किस तरह से ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं उसको भी देख लेते हैं। ये आपका सॉल्व पेपर है। इससे पहला प्रश्न है आय अथवा व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। इसमें नहीं पूछा है, इस चीज को ध्यान में आप लोग रखिएगा प्रश्न को पढ़ते समय। ए है घर की कुल आय, बी है परिवार का ढांचा, सी है व्यक्ति का व्यवसाय, डी है व्यय का ढंग। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्यय का जो ढंग होता है ये आय और व्यय को प्रभावित नहीं करता है। बाकी घर की कितनी आय है उसी हिसाब से आप व्यय करते हैं, परिवार का ढांचा छोटा है या बड़ा है उस हिसाब से इनकम होती है और उस हिसाब से व्यय होता है। व्यक्ति का व्यवसाय कैसा है, कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसमें उसी से संबंधित व्यय भी बढ़ जाते हैं और कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसमें कम पूंजी में आपको आय की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्यवर्ती परिवार की अधिकतम व्यय होता है, जो मध्य वर्गीय परिवार का अधिकतम व्यय होता है वो किस पे होता है। ऑप्शन ए है आवास, ऑप्शन बी है वस्त्र, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो मध्य वर्गीय परिवार की अधिकतम आय होती है वो आवास पर भी होती है, वस्त्र पर भी होती है और शिक्षा पर भी होती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मजदूर वर्ग सर्वाधिक व्यय करता है। ऑप्शन ए है भोजन, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है खेलकूद, ऑप्शन डी है आवास। तो जो मजदूर वर्ग होता है वो सर्वाधिक व्यय किस पे करता है, वो शिक्षा पे भी नहीं करता, खेलकूद पर भी नहीं करता है, आवास पर भी नहीं करता है, बल्कि किस पे करता है, अपने भोजन पे करता है, ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहे और वो अपने कार्य को कर सके। या फिर जो मजदूरी वाला कार्य है उसमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है जिसके लिए उसको भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। इसमें प्रत्यक्ष आय का साधन पूछा है। ऑप्शन ए है नौकरी, ऑप्शन बी है ब्याज, ऑप्शन सी है व्यवसाय, ऑप्शन डी है शिक्षा सुविधाएं। तो प्रत्यक्ष आय नौकरी से भी आय की प्राप्ति होती है जो आपको दिखाई देती है, ब्याज से भी
आय की प्राप्ति होती है जो कि प्रत्यक्ष होती है। कोई आप व्यवसाय करते हैं उससे भी आपको आय की प्राप्ति होती है तो वो प्रत्यक्ष होती है। लेकिन शिक्षा से संबंधित जो सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाती हैं वो अप्रत्यक्ष आय होती है। इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। ऑप्शन ए है शिक्षा सुविधाएं, ऑप्शन बी है वेतन, ऑप्शन सी है चिकित्सा सुविधाएं, ऑप्शन डी है भवन सुविधाएं। तो जिसमें सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो आपका अप्रत्यक्ष आय होता है और वेतन क्या होता है, ये मुद्रा के रूप में आपको प्राप्त होता है जो कि प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिवार की आय बढ़ाने का साधन नहीं है, इसमें पूछा गया है परिवार की आय बढ़ाने का साधन नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है नेगेटिव, जिससे परिवार की आय नहीं बढ़ती है ऐसे कौन से साधन है। ऑप्शन ए है लघु उद्योग, ऑप्शन बी है अविवेकपूर्ण व्यय, ऑप्शन सी है खाली स्थान पर सब्जी उगाना, ऑप्शन डी है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब आप बिना सोचे समझे व्यय करते हैं तो इससे आपकी आय बढ़ती नहीं है बल्कि क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसलिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अविवेकपूर्ण व्यय। बल्कि लघु उद्योग करने से आपकी आय बढ़ती है। खाली स्थान पर अगर आप साग सब्जी लगा देते हैं तो जब सब्जियां उसमें निकलने लगती हैं तो उससे भी आपकी आय बढ़ने लगती है, क्योंकि आपको सब्जियां खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो इससे भी आपको आय की प्राप्ति होती है, जिससे आपकी आय में वृद्धि होती है। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अविवेकपूर्ण व्यय आय बढ़ाने का साधन नहीं होता है। बाकी ए, सी और डी ये तीनों आय बढ़ाने के साधन होते हैं। अगला प्रश्न है बजट की मुख्य मद नहीं है, इसमें बजट की मुख्य मद नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए है भोजन, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है फैशन, ऑप्शन डी है मकान। तो जो बजट की मुख्य मद होती है वो भोजन भी होती है, शिक्षा भी होता है, मकान भी होता है, लेकिन फैशन नहीं होता है। इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आय के स्रोत के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है वेतन, ऑप्शन बी है मजदूरी, ऑप्शन सी है लगान, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आय आय के स्रोत के जो प्रकार होते हैं वो वेतन भी होता है, मजदूरी करने से भी आय की प्राप्ति होती है, लगान से भी आय की प्राप्ति होती है। इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं बचत को निर्धारित करने वाले तत्व नहीं है, इसमें नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए है बचत करने की इच्छा, ऑप्शन बी है बचत की आवश्यकता, ऑप्शन सी है बचत करने की सुविधा, ऑप्शन डी है बचत करने की योग्यता। तो इसमें जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा या फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है, नहीं पूछा है। बचत करने की इच्छा ये भी क्या करती है, बचत को निर्धारित करती है। बचत की आवश्यकता ये भी निर्धारित करती है। बचत करने की सुविधा, बचत करने की योग्यता से भी आप क्या कर सकते हैं, पारिवारिक बचत कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो नहीं वाला तत्व है ये बचत करने की सुविधा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है, तो निर्धारित करने वाला कौन सा तत्व नहीं है, बचत करने की सुविधा नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं बचत करने की इच्छा भी होनी चाहिए, बचत की आवश्यकता भी होनी चाहिए और बचत करने की योग्यता भी होनी चाहिए, तभी आप बचत कर सकते हैं। इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बचत पत्र जारी करता, ऑप्शन ए है बैंक, ऑप्शन बी है डाकघर, ऑप्शन सी है जीवन बीमा, ऑप्शन डी है म्यूचुअल फंड। तो राष्ट्रीय बचत पत्र कौन जारी करता है, तो राष्ट्रीय बचत पत्र आपका डाकघर जारी करता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अत्यधिक थकान उत्पन्न करने वाला कार्य है। ऑप्शन ए है मोबाइल चलाना, ऑप्शन बी है टीवी देखना, ऑप्शन सी है किताब पढ़ना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अत्यधिक थकान उत्पन्न करने वाला कार्य कौन सा है, तो किताब पढ़ना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किताब पढ़ते ही थकान आ जाती है और लोग सो जाते हैं। बाकी मोबाइल टीवी देखने में कोई थकान नहीं होती है, इसको आप लंबे समय तक देख लेते हैं। अगला प्रश्न है समय यंत्र का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है समय यंत्र का प्रकार नहीं है, इसमें नहीं पूछा है।
ऑप्शन ए है विश्राम काल, ऑप्शन बी है कार्य चक्र, ऑप्शन सी है अत्यधिक कार्यभार, ऑप्शन डी है थकान। तो समय यंत्र का प्रकार नहीं है तो विश्राम काल भी है, कार्य चक्र भी है, अत्यधिक कार्यभार भी है, बल्कि क्या नहीं है, थकान नहीं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्य सरलीकरण का अर्थ है। ऑप्शन ए है कार्य को जल्दी करना, ऑप्शन बी है कार्य को देर से करना, ऑप्शन सी है कार्य को सरल तरीके से करना, ऑप्शन डी है कार्य न करना। तो कार्य सरलीकरण का जो अर्थ होता है वो कार्य को सरल तरीके से करना होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है औपचारिक तकनीक के अंतर्गत आती है। इसमें औपचारिक जो कार्य सरलीकरण की तकनीकें होती हैं औपचारिक और अनौपचारिक, तो उसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है औपचारिक तकनीक के अंतर्गत आती हैं। तो औपचारिक तकनीक के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन ए है मेमो मोशन अध्ययन, ऑप्शन बी है स्टॉप वॉच तकनीक, ऑप्शन सी है माइक्रो मोशन फिल्म, ऑप्शन डी है ऑपरेशन चार्ट। इसमें औपचारिक तकनीक के अंतर्गत आपका आता है ऑपरेशन चार्ट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोसेस चार्ट में त्रिभुज का अभिप्राय है। ऑप्शन ए है कार्य में गति, ऑप्शन बी है कार्य में निरंतरता, ऑप्शन सी है कार्य में रुकावट, ऑप्शन डी है कार्य में विभाजन। तो प्रोसेस चार्ट में जो त्रिभुज का चिन्ह होता है उसका आशय होता है कार्य में रुकावट, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रीज के ताप को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है नियामक, ऑप्शन बी है चिल्टरे, ऑप्शन सी है मोटर, ऑप्शन डी है क्रिस्पेटर। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नियामक क्या करता है? फ्रिज के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है सूखे मसाले पीसने हेतु प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है मिक्सचर, ऑप्शन बी है ग्राइंडर, ऑप्शन सी है पार्कुलेटर, ऑप्शन डी है रेगुलेटर। सूखे मसाले को पीसने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो मिक्सचर होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है खाना बनाने में, ऑप्शन बी है बर्तन साफ करने में, ऑप्शन सी है घर को साफ करने में, ऑप्शन डी है कपड़े को साफ करने में। तो इसमें जो वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है ये घर को साफ करने के लिए किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है TMU शब्द है, ये जो है TMU शब्द एक शॉर्ट फॉर्म है। TMU इसका फुल फॉर्म पूछा है। टाइम मास यूटेंसिल, ऑप्शन ए है टाइम मास यूटेंसिल, ऑप्शन बी है 10 मोस्ट यूनिट, ऑप्शन सी है टाइम मैनेजमेंट यूनिट, ऑप्शन डी है 20 मीटर यूनिट, 20 मीटर यूनिट। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। TMU का अर्थ होता है टाइम मैनेजमेंट यूनिट, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वस्त्रों की लघुतम इकाई है। ऑप्शन ए है ऐंठन युक्त धागा, ऑप्शन बी है ऐंठन रहित धागा, ऑप्शन सी है धागा, ऑप्शन डी है रेशा। तो वस्त्रों की जो लघुतम इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेशा या फाइबर कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गर्मी के मौसम के लिए अच्छे होते हैं। ऑप्शन ए है कृत्रिम वस्त्र, ऑप्शन बी है रेशमी वस्त्र, ऑप्शन सी है मिश्रित तंतु से बने वस्त्र, ऑप्शन डी है सूती वस्त्र। तो गर्मी के मौसम के लिए सबसे अच्छे वस्त्र कौन से माने जाते हैं? तो सूती वस्त्र माने जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है छोटे रेशों को कहा जाता है, तो जो छोटे रेशे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्टेपल, ऑप्शन बी है फिलामेंट, ऑप्शन सी है डोरी, ऑप्शन डी है हैम्प। तो छोटे रेशों को क्या कहा जाता है? स्टेपल कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन अगला प्रश्न है कपास को कहते हैं। ऑप्शन ए है छाल वाले रेशे, ऑप्शन बी है तने वाले रेशे, ऑप्शन सी है पत्ते वाले रेशे, ऑप्शन डी है बीज वाले रेशे। तो कपास को क्या कहा जाता है? बीज वाले रेशे कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कपास के जो रेशे होते हैं वो बीज से लिपटे हुए होते हैं, इसलिए इसको बीज बाल भी कहते हैं या बीज वाले रेशे भी कहते हैं। अगला प्रश्न है एस्बेस्टस के रेशे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है जानवरों से, ऑप्शन बी है पौधों से, ऑप्शन सी है चट्टानों से, ऑप्शन डी है रासायनिक पदार्थों से। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एस्बेस्टस के जो रेशे होते हैं वो कहाँ से पाए जाते हैं? चट्टानों से पाए जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका
ऊन के रेशों में सिलवट ऑप्शन ए है शीघ्रता से पड़ती है, ऑप्शन बी है देर से पड़ती है, ऑप्शन सी है बिल्कुल नहीं पड़ती है, ऑप्शन डी है शीघ्रता से नहीं पड़ती है। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि ऊन के जो रेशे होते हैं उसमें सिलवटें बिल्कुल नहीं पड़ती, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, इसलिए इसमें सिलवट नहीं पड़ती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक मजबूत रेशा होता है, ऑप्शन ए है रेयान, ऑप्शन बी है रेशम, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है ऊन। तो जो सर्वाधिक मजबूत रेशा होता है वो आपका रेशम होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी प्राकृतिक रेशे हैं, तो सभी प्राकृतिक रेशों में जो सर्वाधिक मजबूत रेशा होता है वो रेशम होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ढाका की मलमल का निर्माण होता है, ऑप्शन ए है कपास से, ऑप्शन बी है रेशम से, ऑप्शन सी है लीलन से, ऑप्शन डी है नायलॉन से। तो ढाका की मलमल का निर्माण किससे होता है? कपास से होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा होता है, ऑप्शन ए है ऊन, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है लीलन, ऑप्शन डी है रेशम। तो जो प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा जो होता है वो रेशम का होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऊन, लिनन और कपास ये सब क्या है? ये जो है स्टेपल फाइबर हैं और रेशम आपका फिलामेंट फाइबर है। अगला प्रश्न है रेशम उत्पादन में पहला स्थान है, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। तो रेशम के उत्पादन में जो पहला स्थान है वो किसका है? ये चीन का, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऊन के रेशे बने होते हैं, ऑप्शन ए है वसा से, ऑप्शन बी है प्रोटीन से, ऑप्शन सी है कार्बोज से, ऑप्शन डी है रसायनों से। तो जो ऊन के रेशे होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जादुई रेशा कहते हैं, ऑप्शन ए है रेयान को, ऑप्शन बी है नायलॉन को, ऑप्शन सी है डेक्रान को, ऑप्शन डी है ऊन को। तो जो जादुई रेशा होता है वो नायलॉन को कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है धागा निर्माण का सबसे पहला यंत्र था, ऑप्शन ए है चरखा, ऑप्शन बी है तकली, ऑप्शन सी है लूम, ऑप्शन डी है हैंडलूम। तो धागा निर्माण का जो सबसे पहला यंत्र था वो तकली था, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन ए है गूंथना, ऑप्शन बी है क्विल्ट करना, ऑप्शन सी है बुनना, ऑप्शन डी है नीट करना। तो ट्राइकोट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नीट करना होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बास्केट बुनाई से अधिकतर निर्माण होता है, ऑप्शन ए है मेजपोश का, ऑप्शन बी है साड़ी का, ऑप्शन सी है जींस का, ऑप्शन डी है शर्ट पैंट का। तो बास्केट बुनाई से अधिकतर किसका निर्माण होता है? मेजपोश का होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सजावटी बुनाइयां इनमें से हैं, ऑप्शन ए है लिनो बुनाई, ऑप्शन बी है रीब बुनाई, ऑप्शन सी है साटिन बुनाई, ऑप्शन डी है ट्विल बुनाई। तो सजावटी बुनाइयां इनमें से कौन सी है? तो लिनो बुनाई जो होती है वो सजावटी बुनाई होती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीकिंग सीयर्स के ब्लेड कैसे होते हैं? तो जो पीकिंग सीयर्स होते हैं उसके ब्लेड कैसे होते हैं? ऑप्शन ए है नुकीले, ऑप्शन बी है धारहीन, ऑप्शन सी है जिगजैग, ऑप्शन डी है गोलाकार। तो पीकिंग सीयर्स के जो ब्लेड होते हैं वो जिगजैग होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हल्के वजन के वस्त्रों को सिलने हेतु किस नंबर की सुई उत्तम होती है? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। तो जो हल्के वजन के वस्त्र होते हैं उसको सिलने के लिए आपका 11 नंबर की जो सुई होती है वो उपयुक्त होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पिन कुशन का कार्य है, अगला प्रश्न है पिन कुशन का कार्य है, ऑप्शन ए है सजाने के लिए, ऑप्शन बी है सुई और पिन रखने के लिए, ऑप्शन सी है प्रेस करने में, ऑप्शन डी है कटिंग के लिए। तो पिन कुशन का कार्य क्या होता है? इसमें सुई और पिन रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पिन कुशन में सुई और पिन रखी जाती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस स्टिच में टाके पास पास आते हैं? इसमें पूछा गया किस स्टिच में जो टाके होते हैं वो पास पास आते हैं, ऑप्शन ए है रनिंग, ऑप्शन बी है बैक, ऑप्शन सी है सादा, ऑप्शन डी है हैरिंग बोन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, रनिंग स्टिच में टाके पास पास आते हैं। अगला प्रश्न है सिलाई मशीन का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1870, ऑप्शन सी है 1790, ऑप्शन डी है 1795। तो सिलाई मशीन का जो आविष्कार है वो 1790 में हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है धागा लपेटने वाली फिरकी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बाबिन केस, ऑप्शन बी है बाबिन वाइंडर, ऑप्शन सी है बाबिन, ऑप्शन डी है स्पूल। तो धागा लपेटने वाली जो फिरकी होती है, जो व्हील होता है या चक्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बाबिन वाइंडर कहते हैं। इसमें जो बाबिन होता है उसको लगा करके इसमें धागा को लपेटने का काम किया जाता है, इसलिए इसको बाबिन वाइंडर के नाम से जाना जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्दियों के लिए उपयुक्त परिधान है। ऑप्शन ए है सूती वस्त्र, ऑप्शन बी है रेयान, ऑप्शन सी है कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्त्र, ऑप्शन डी है ऊनी व रेशमी वस्त्र। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा सर्दियों के लिए उपयुक्त परिधान कौन सा होता है? ऊनी व रेशमी वस्त्र होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है खेल कूद के परिधान खरीदते समय ध्यान रखना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है? ऑप्शन ए है आराम, ऑप्शन बी है वस्त्र की मजबूती, ऑप्शन सी है अवशोषकता, ऑप्शन डी है ये सभी। तो खेल कूद के परिधान में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र आरामदायक हो, वस्त्र मजबूत हो और वस्त्र अवशोषक हो, ताकि पसीना वगैरह को अवशोषित कर सके। अगला प्रश्न है घर में सिलाई करने से बचत होती है। ऑप्शन ए है समय की, ऑप्शन बी है धन की, ऑप्शन सी है कपड़े की, ऑप्शन डी है समय धन व कपड़े की। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि घर घर में सिलाई करने से आपके धन की बचत तो होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिटिंग के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ऑप्शन ए है सही नाप, ऑप्शन बी है कपड़े की गुणवत्ता, ऑप्शन सी है डिज़ाइन, ऑप्शन डी है सिलाई मशीन। तो फिटिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक होता है वो सही नाप होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिलाई एक है, ऑप्शन ए है कला, ऑप्शन बी है विज्ञान, ऑप्शन सी है कला और विज्ञान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिलाई एक कला है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन अगला प्रश्न है प्रेशर फुट का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए है वस्त्र को दबाने में, ऑप्शन बी है वस्त्र को आगे करने में, ऑप्शन सी है वस्त्रों को सीधा रखने में, ऑप्शन डी है चुन्नट करने में। तो प्रेशर फुट का जो मुख्य कार्य होता है वस्त्र को दबाने का होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फेस प्लेट का कार्य है। ऑप्शन ए है धूल मिट्टी से बचाना, ऑप्शन बी है मशीन की सुंदरता, ऑप्शन सी है मशीन की सुरक्षा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फेस प्लेट का जो कार्य होता है उपयुक्त सभी होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फेस प्लेट जो होती है धूल मिट्टी से बचाती है, मशीन को सुंदरता को बढ़ाती है, मशीन को सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मशीन की देखभाल के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है तेल डालना, ऑप्शन बी है साफ सफाई करना, ऑप्शन सी है ढककर रखना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो मशीन की देखभाल के लिए उपरोक्त सभी आवश्यक होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिल्टन चाक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कटिंग के लिए, ऑप्शन बी है सिलाई के लिए, ऑप्शन सी है चिन्ह लगाने के लिए, ऑप्शन डी है ड्राफ्टिंग के लिए। तो मिल्टन चाक का जो प्रयोग किया जाता है वो चिन्ह लगाने के लिए किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शीयर्स कैंची आकार में। ऑप्शन ए है छोटी होती है, ऑप्शन बी है बड़ी होती है, ऑप्शन सी है भारी व बड़ी होती है, ऑप्शन डी है डिजाइन वाली होती है। तो शीयर्स कैंची जो होती है वो आकार में भारी एवं बड़ी होती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कच्ची सिलाई करने से परिधान बनता है। ऑप्शन ए है अच्छी फिटिंग वाला, ऑप्शन बी है आकर्षक, ऑप्शन सी है सुंदर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कच्ची सिलाई करने से जो परिधान बनता है वो अच्छी फिटिंग वाला बनता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिलाई के लिए हर तरफ से कितना कपड़ा अधिक रखना चाहिए। ऑप्शन ए है आधा इंच, ऑप्शन बी है 1 इंच, ऑप्शन सी है आधा इंच से 1 इंच, ऑप्शन डी है 2 इंच। इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आधा इंच से 1 इंच आप सिलाई के लिए हर तरफ से कपड़ा अधिक रख सकते हैं। अगला प्रश्न है औरेबी कपड़ा काटा जाता है। ऑप्शन ए है लंबा, ऑप्शन बी है सीधा, ऑप्शन सी है आड़ा, ऑप्शन डी है तिरछा। जो औरेबी कपड़ा होता है वो तिरछा काटा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ड्रेपिंग के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है डमी, ऑप्शन बी है डिजाइन, ऑप्शन सी है फैब्रिक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ड्रेपिंग के लिए क्या आवश्यक होता है? डमी आवश्यक होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कपड़े की धुलाई किस प्रकार से की जाती है। ऑप्शन ए है हाथ द्वारा, ऑप्शन बी है मशीन द्वारा, ऑप्शन सी है शुष्क धुलाई द्वारा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कपड़े की धुलाई हम हाथ से करते हैं, मशीन से करते हैं और
शुष्क धुलाई द्वारा भी करते हैं। अगला प्रश्न है, गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है क्रियात्मक, ऑप्शन बी है मानसिक, ऑप्शन सी है भौतिक, ऑप्शन डी है संवेगात्मक। इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जो भौतिक आवश्यकताओं से नहीं बल्कि वह स्थान जो भौतिक आवश्यकताओं से नहीं किंतु हमारी भावनाओं से जुड़ा है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी है घर, ऑप्शन सी है समाज, ऑप्शन डी है विद्यालय। वह स्थान जो भौतिक आवश्यकताओं से नहीं बल्कि वह हमारी भावनाओं से जुड़ा है वो आपका घर होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गृह व्यवस्था का अर्थ है, अगला प्रश्न है, गृह व्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन ए है गलत ढंग से किया गया कार्य, ऑप्शन बी है सुविधाजनक ढंग से किया गया कार्य, ऑप्शन सी है अपनी इच्छा से किया गया कार्य, ऑप्शन डी है योजनाबद्ध ढंग से किया गया कार्य। तो गृह व्यवस्था का जो अर्थ होता है वो योजनाबद्ध ढंग से किया गया कार्य होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है सुनियोजित, ऑप्शन बी है परिवर्तनशील, ऑप्शन सी है सजीव, ऑप्शन डी है ये सभी। तो गृह व्यवस्था एक सुनियोजित परिवर्तनशील सजीव प्रक्रिया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चरण गृह व्यवस्था अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चरण गृह प्रबंध का नहीं है। ऑप्शन ए है नियोजन, ऑप्शन बी है संगठन, ऑप्शन सी है रहन सहन का स्तर, ऑप्शन डी है मूल्यांकन। तो इसमें गृह प्रबंध का चरण कौन सा नहीं है, तो रहन सहन का स्तर ये चरण में नहीं आता है, बाकी नियोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन ये सब आता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगठन प्रक्रिया का चरण है। ऑप्शन ए है अधिकारों को सौंपा जाना, ऑप्शन बी है क्रियाओं का निर्धारण, ऑप्शन सी है क्रियाओं का समूहीकरण। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संगठन में अधिकारों को सौंपा जाता है, क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है तथा क्रियाओं का समूहीकरण भी किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्य शब्द है। ऑप्शन ए है अनिश्चित, ऑप्शन बी है निश्चित, ऑप्शन सी है आत्मगत, ऑप्शन डी है ए एवं सी दोनों। जो मूल्य होते हैं वो आपके निश्चित, अनिश्चित होते हैं और आत्मगत होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, स्तरों का चुनाव करने की कसौटी है। ऑप्शन ए है मूल्य, ऑप्शन बी है स्तर की उत्पत्ति, ऑप्शन सी है संबंधित व्यक्तियों का प्रभाव, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो स्तरों का चुनाव करने की जो कसौटी होती है वो मूल्य होता है और स्तर की उत्पत्ति होती है और संबंधित व्यक्तियों का जो प्रभाव होता है वो भी स्तरों का चुनाव करने की कसौटी होती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्य का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है दीर्घकालीन लक्ष्य, ऑप्शन बी है अल्पकालीन लक्ष्य, ऑप्शन सी है मध्य अंत लक्ष्य, ऑप्शन डी है सार्वभौमिक लक्ष्य। तो लक्ष्य का प्रकार कौन सा नहीं है, तो सार्वभौमिक जो लक्ष्य होता है ये लक्ष्य का प्रकार नहीं होता है, बल्कि दीर्घकालीन, अल्पकालीन, मध्य अंत ये सब लक्ष्य के प्रकार हैं। ये तीनों ही लक्ष्य के प्रकार हैं, सार्वभौमिक लक्ष्य कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। अगला प्रश्न है, योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वयन के बीच एक सीढ़ी है। योजना को बनाने तथा उसे क्रियान्वयन के बीच एक सीढ़ी है। ऑप्शन ए है सहयोग, ऑप्शन बी है संगठन, ऑप्शन सी है निरीक्षण, ऑप्शन डी है समायोजन। योजना बनाने और क्रियान्वयन के बीच की जो सीढ़ी होती है वो संगठन होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गृह व्यवस्था का हृदय है। ऑप्शन ए है आयोजन क्रिया, ऑप्शन बी है निर्णय किया, ऑप्शन सी है नियंत्रण किया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो गृह व्यवस्था का हृदय होता है वो नियंत्रण क्रिया होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नियंत्रण को गृह व्यवस्था का हृदय कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य। ऑप्शन ए है कार्य शीघ्र समाप्त हो, ऑप्शन बी है कार्य देरी से समाप्त हो, ऑप्शन सी है गृहिणी को कार्य का ज्ञान हो, ऑप्शन डी है कार्य व्यवस्था सुदृढ़ व सफल हो। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो कार्य व्यवस्था सुदृढ़ व सफल हो, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा साधन मानवीय साधन नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है योग्यता, ऑप्शन बी है मनोवृत्तियां, ऑप्शन सी है धन, ऑप्शन डी है कौशल। तो मानवीय साधन कौन सा नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, धन नहीं है। बाकी योग्यता, मनोवृत्ति, कौशल ये सब क्या होते हैं, मानवीय साधन होते हैं क्योंकि ये मानव में निहित होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
सामुदायिक सुविधाएं किस प्रकार का साधन है? ऑप्शन ए है मानवीय, ऑप्शन बी है भावनात्मक, ऑप्शन सी है अमानवीय, ऑप्शन डी है पारिवारिक। तो जो सामुदायिक सुविधाएं होती हैं वो किस प्रकार की साधन होती हैं? ये अमानवीय साधन होती हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न है, पारिवारिक साधनों को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? इसमें नहीं करता है ये पूछा है। ऑप्शन ए है प्रबंध कुशलता, ऑप्शन बी है पारिवारिक जीवन चक्र, ऑप्शन सी है मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन डी है कार्यरत गृहिणी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया पारिवारिक साधनों को प्रभावित नहीं करती है। बाकी प्रबंध कुशलता, पारिवारिक जीवन चक्र, कार्यरत गृहिणी ये सभी पारिवारिक साधनों को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निर्णय प्रक्रिया या निर्णय क्रिया के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है एक से अधिक विकल्प होना, ऑप्शन बी है एक विकल्प होना, ऑप्शन सी है कोई भी विकल्प न होना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो निर्णय क्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है? एक से अधिक विकल्प होना आवश्यक होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई मान लीजिए कोई पेन ही है, अगर वो एक ही है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन एक के अलावा आपके पास अगर 10 पेन उपलब्ध हैं लिखने के लिए तो आप उसमें निर्णय करेंगे कि इसमें से कौन सी अच्छी पेन है जिसका प्रयोग हमें करना चाहिए। तो एक से अधिक विकल्प जब रहेंगे तभी आप निर्णय ले सकते हैं। अगर एक विकल्प होगा तो उसमें निर्णय नहीं लिया जाता है, वो निर्णय क्रिया के लिए आवश्यक भी नहीं होता, क्योंकि एक ही है ना चाहते हुए भी आपको उसी का प्रयोग करना होगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर का, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है योजना, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन सी है पारिवारिक साधन, ऑप्शन डी है मूल्य। तो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। योजना आपका निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, बल्कि व्यक्ति का ज्ञान, पारिवारिक साधन, परिवार में कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं और जो मूल्य होते हैं ये सब क्या करते हैं? निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। 74 नंबर का प्रश्न है, पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। प्रारंभिक अवस्था होती है, विस्तृत अवस्था होती है और संकुचित अवस्था होती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समय, धन व शक्ति की मांग किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? तो समय, धन व शक्ति की मांग जो होती है वो किस अवस्था में अधिक होती है? ऑप्शन ए है आरंभिक अवस्था, ऑप्शन बी है विस्तृत अवस्था, ऑप्शन सी है संकुचित अवस्था, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो विस्तृत अवस्था होती है उसमें समय, धन और शक्ति की मांग बढ़ जाती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में केवल पति पत्नी होते हैं या नवविवाहित दंपत्ति होते हैं, तो इसमें आवश्यकताएं कम होती हैं, इसलिए समय, धन और शक्ति की बचत होती है। बल्कि विस्तृत अवस्था में क्या होता है, एक बच्चे का जन्म हो जाता है जिसके साथ ही समय, धन और शक्ति की मांग बढ़ जाती है। और संकुचित अवस्था में जो व्यक्ति के बच्चे होते हैं उनकी शादी वादी हो जाती है, फिर से वृद्ध जो दंपति होते हैं वही बच जाते हैं, तो उस टाइम भी समय, धन और शक्ति की मांग जो होती है वो घट जाती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि क्लास में जो ऑप्शन आपको बताए गए हैं वो बिल्कुल आपके समझ में आ गए होंगे। तो किसी दिन हम 2023 का भी जो प्रश्न पत्र है उसको भी सॉल्व करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास यहीं पे समाप्त होती है।